आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। वेलकम टू द सेशन। शायद वीडियो नहीं एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को वीडियो जो है ठीक दिख रही है, सब चीजें ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए आज सुबह वाली यानी दोपहर वाली जो क्लास थी वो थोड़ी छोटी हुई थी, 4 से लेकर 5 सवा 5 बजे तक हुई थी और उसमें डाउट्स भी जो है मैंने नहीं लिए थे। ठीक है, थोड़ा हेल्थ का मेरा इशू था, अब आई एम फीलिंग मच बेटर और आपकी ये क्लास मुझे पूरा विश्वास है, मेरा पूरा अनुमान है कि ये क्लास आपकी पूरी होगी, जैसे कि 10 से लेकर 12 बजे तक क्लासेस चलती हैं, कुछ उसी तरीके चलेंगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं कहानी दोस्तों। एक ऐसा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा ज्यादा हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है अगर पूछा जाएगा तो डिटेल में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस आज आपको ज्यादा रखना होगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं कहानी। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है टिश्यू वाला, ये अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा और मैंने इस बार आपके लिए कुछ फोटोज वगैरह भी ऐड करी हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम इसे इमेजिन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैंने आपके लिए कुछ फोटोज भी ऐड करी हैं, उन्हें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको इजिली चीजें समझ में आ जाए। ठीक है जी, अब मैं एकदम ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी एकदम बढ़िया है। देव, इसका आंसर मैं आपको बेटा 11:30 पौने 12 बजे के आसपास दूंगा। अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, सिटी से ट्रांसफर हो जाएगा, जोन से होने के चांसेस ना के बराबर है। यानी आपका जो जोन है मुंबई जोन, आप उसी में घूमेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पूरी जिंदगी मुंबई में रहना होगा, कुछ समय के बाद आपका ट्रांसफर बाहर कहीं हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी के लिए शुरू करते हैं कहानी को। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको टिश्यू के बेसिक्स बता दिए थे। अगर आपने 4 बजे वाली क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं उसे डिटेल में बताने वाला हूँ। हम जो टिश्यू पढ़ते हैं, आज थोड़ा नोट्स जल्दी जल्दी बनाने होंगे, वो हम पढ़ते हैं 2 तरीके के, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। टिश्यू क्या होता है आपको पिछली क्लास में बता दिया गया। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगर कई सारे सेल्स मिलके एक ही काम कर रहे हैं तो वो टिश्यू कहलाता है और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस सेशन में मिल जाएगा। अब देखिए, प्लांट के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? क्या प्लांट और एनिमल अलग अलग है? जी हाँ। देखिए, प्लांट की जिंदगी में वो हमेशा ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहता है, ऑलमोस्ट। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में 10 पौधे लगा रखे, सुबह देखा तो किचन में थे या फिर अगले दिन देखा तो मार्केट में घूम रहे थे। जो पेड़ जहां लगा है वो वहीं रहता है। आप इधर उधर जा सकते हैं लेकिन वो पेड़ इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है जी, और उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की टिश्यू के पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल अभी एक्सप्लेन करूंगा। एनिमल का जो टिश्यू होता है ये मूविंग होता है, एनिमल को मूव करना है तभी वो जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर जो है सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल होता है। जैसे हमारे हाथों को हम मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में सेल वॉल नहीं है। बट पेड़ के साथ ऐसा नहीं है, पेड़ मूव नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे नहीं सर, पेड़ तो मूव कर सकता है, पेड़ बड़ा छोटा होता है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो मूव करते हैं, टहनियाँ, अगर कोई बंदर टहनी पे बैठता है या इंसान बैठता है तो मूव करती है लेकिन टूटती नहीं है, यानी मूवमेंट तो है। लेकिन क्या वो मूवमेंट बहुत ही स्लाइट है? जी हाँ। यानी वो मूवमेंट क्यों होता है वो भी आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा। बट आप कभी भी कंपेयर करेंगे तो इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एनिमल टिश्यू में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट टिश्यू में जो है सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। एनिमल का मतलब सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, उसमें ह्यूमंस के अलावा जो एनिमल्स हैं उन्हें भी आप जो है इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, डाउट जो है आप 11:30 पौने 12 बजे के बाद आएंगे अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी जो सेल वॉल है ये उसे रिजिड बनाती है, उसे ठोस बनाती है, उसे मूव नहीं करने देती। अब मैं दोस्तों सबसे पहले आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा, फिर आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा। आई होप यहाँ तक सब ठीक है। गुड इवनिंग, आप सभी लोग क्लास में टाइम से आया करें जिससे कि आपका कंटेंट का लॉस बिल्कुल भी ना हो। जी हाँ, बॉटनी और जूलॉजी मिक्स कर दिया है क्योंकि प्रद्युमन दोनों बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं और एक कोर्स बायोलॉजी का कोर्स है, तो जी हाँ दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ऐसा पूरी दुनिया करती है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, साइड बुक्स, हर एक टीचर और हर एक चैप्टर, तो इट इज नॉर्मल। ठीक है, अब आप अगर और डिटेल में समझना चाहो तो जो पहली चीज पढ़ाऊंगा ये बॉटनी होगा, ये जूलॉजी हो जाएगा, बट ये डिफरेंशिएशन के काम अपने नहीं आता। ह्यूमन भी एनिमल्स ही हैं श्याम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लांट टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो मैं बनाऊंगा उसे आप नोट नहीं करेंगे, यानी इस बक्से के अंदर मैं जो भी करूंगा वो आप नोट नहीं करेंगे, इसे सिर्फ समझना है।
ठीक है, सिर्फ समझना, चीटिंग मत करना, नोट नहीं करना, क्योंकि उस पूरी कहानी को मैं अभी डिटेल में लिखवाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में जो है लिखवा दूंगा। जी हाँ, वो सब ऑफिशियल पिछली क्लास में हो गया। देखो बेटा, प्लांट जो है हमारा ग्रो करता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा होता है जो आगे जाके पेड़ बन जाता है, उस पे फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, तो वो ग्रो करता है। लेकिन एक समय आता है जब वो सख्त भी हो जाता है। अगर आप पेड़ को देखेंगे तो जो उसका उसकी टहनियाँ होंगी, उस पे कोटिंग चढ़ी होती है, जिसे हम लकड़ी कहते हैं आमतौर पे, है ना? वो ठोस होती है एकदम। तो लेकिन जो पत्ते हैं वो मुलायम होते हैं। पत्तों वाले इलाके से वो ग्रो करता रहता है, लेकिन जो टहनी वाला इलाका है वहाँ से थोड़ा-सा कम ग्रो करता है। तो ये प्लांट में ऐसा क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। प्लांट टिश्यू को मैं आपको, पेन कॉपी कृपया छोड़ देना, सजेशन है। प्लांट टिश्यू को मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो ग्रो करता है और जो आगे जाके परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेता है। परमानेंट, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये परमानेंट है, यानी ये बदलता नहीं है, ये जैसा है वैसा है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। इसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। अब प्लांट 3 तरीके से ग्रो करता है। एक तो ऊंचाई में, एक मोटाई में, और एक इसकी ब्रांचिंग होती है। भई एक पौधा पेड़ बनने के लिए या तो ऊपर की तरफ जाता है, या मोटाई में बढ़ता है, या फिर उसके अंदर टहनियाँ जो है ब्रांचिंग के रूप में फैलने लगती है। सेम चीज़ रूट्स के साथ होती है मनीष, वो नीचे की तरफ भी जाती हैं, चौड़ाई में भी फैलती हैं, और इसके अंदर भी ब्रांचिंग होती है। यानी मिट्टी के ऊपर जो हो रहा है और जो मिट्टी के नीचे हो रहा है, वो हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, लेंथ बढ़ने में, गर्थ बढ़ने में यानी मोटाई बढ़ने में, और ब्रांचिंग बढ़ने में। यही 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम जो ऊपर की तरफ जाता है, एक लेटरल जो मोटाई में जाता है, एक आपका है इंटरकैलरी जो कि ब्रांचिंग करता है। यहाँ तक आपको बात समझ आई? जैसा मैंने आपको कहा कि अभी आपको नोट नहीं करना, इसलिए मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा आपकी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करने में मदद करता है। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी 3 तरीके के होते हैं। अब एक समय आता है, ये जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो सब परमानेंट टिश्यू का रूप लेने लगते हैं। यानी हर परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है। जैसे कि हर पेड़ पौधे से ही बना है। कितना भी बड़ा जो पेड़ होगा वो एक छोटे से बीज से अपना सफर शुरू करता है। इसी तरीके हर परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है। ठीक है? अब परमानेंट टिश्यू भी ना 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो फूड को स्टोर करता है अपने अंदर। आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, फल खाते हैं, फूल खा लेते हैं, फूल के पेटल्स वगैरह आप खाते तो हैं, आइसक्रीम वगैरह में आते हैं। और ये जो खाने वाली चीज़ें होती है, जो फूड स्टोर होता है, वो पैरेन्काइमा के रूप में होता है। कोलेन्काइमा क्या करता है ना, पेड़ को थोड़ा लचीलापन प्रदान करता है कि पेड़ की टहनी पे अगर कोई बंदर आके बैठ गया या वो हिलने लग गई तो टूटेगी नहीं आसानी से। तो आंधी तूफान के समय कुछ पेड़ टूट जाते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो लचीले होते हैं, जो बचे रह जाते हैं। तो जो बचे रह जाते हैं उनका कोलेन्काइमा सही से काम कर रहा है। तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये एकदम जो ठोस चीजें होती हैं, जैसे कि कोकोनट के ऊपर की शेल, कोकोनट के ऊपर के जो आप देखते हैं ना जटाएं जिसे हम लोग कहते हैं, या पेड़ के ऊपर की जो छाल होती है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो जो है स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। क्या आपको तीनों में फर्क समझ आया? ये फूड को स्टोर करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, और ये जो है उसके ऊपर का रिजिड ठोस मटेरियल होगा जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल नीरज। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का इस्तेमाल होता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। अगर पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है जड़ों से पत्तों तक तो वो जाइलम कर रहा है, और अगर फूड ट्रांसफर हो रहा है, खाना ट्रांसफर हो रहा है, तो वो पत्ते से पेड़ के अंदर हो रहा है। अब मैं काम करता हूँ, पूरे पेज को दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो ग्रो करते रहते हैं, एक वो जो ग्रो नहीं करते। जो ग्रो करते रहते हैं वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे मेरिस्टेम के नाम से भी हम जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। क्या समझ पा रहे हैं? मैं 2 टिश्यूज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला टिश्यू है जिसके 3 हिस्से हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है? अब परमानेंट टिश्यू भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में टूटा हुआ है। पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, कोलेन्काइमा जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो थोड़ा उसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 तरीके का होता है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है जड़ों से पत्तों तक और क्योंकि जड़ों से पानी मिलता है और पत्तों में पानी का इस्तेमाल होता है। फ्लोएम जो है पत्तों से जो है पेड़ तक जो है खाने को लेके जाते हैं, क्योंकि खाना पत्तों के अंदर बनता है। ध्यान रखेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम, लेकिन फूड को स्टोर करता है पैरेन्काइमा।
क्या आपको ऊपर ऊपर से 10-20% समझ आ गया? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 10%, जस्ट 10% अगर आपको आ गया है तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, इस बार मैंने अलग तरीके पढ़ाया। हर बार क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को लिखवाता रहता हूँ, बच्चे बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो इस बार मैंने सोचा अपने 10 मिनट लगा के पहले समझा देता हूँ, फिर नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैं ऐसे का ऐसा बना छोड़ रहा हूँ बिकॉज जब भी आप फाइल से गो थ्रू करेंगे तो देख के थोड़ा सा हो सकता है आपको रिवाइज करने में मदद हो, क्योंकि एक तरीके का ये शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, अब मैं इसे डिटेल में लिख रहा हूँ, विकास सब कुछ लिखूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है चलो, अभी आपकी जो है एक ही स्लाइड हुई है बस, ये टिश्यू वाली, आप आधा पेज के आसपास छोड़ सकते हैं। अब आप पूरे तरीके फोकस करेंगे। अब मैं आपके लिए इसकी थ्योरी लिख रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। अब आपको क्या करना है, थोड़ा तेजी से हाथ चलाना है बिकॉज आपको समझ ऑलरेडी आ चुका है। मेरिस्टेमेटिक, और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो होता है, इट इज केपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड टोटीपोटेंसी। अब ये टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल जो जो चाहे बन सकते हैं, वो टोटीपोटेंट सेल कहलाते हैं। टोटी मतलब कुछ भी, पोटेंस मतलब पोटेंशियल है उनमें, यानी कुछ भी बनने का, इच्छाधारी सेल्स होते हैं। टोटी पोटेंस पोटेंस, ये सीजीएल के पेपर में एक बार टोटी पोटेंसी वाला आ चुका है। आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैं आपको समझाता हूँ, आप जब तक नोट करो। देखो, कोई भी पेड़ है जिस पे फल फूल टहनी जो भी जैसा भी आ रहा है, वो सब चीजें कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक सेल से बनी होंगी ना। इसी वजह से वो टोटीपोटेंट सेल है, यानी वही सेल हो सकता है आगे जाके फल बन जाए, या फूल बन जाए, या टहनी बन जाए, या फिर और कुछ बन जाए। इसलिए उसे टोटीपोटेंट सेल्स के नाम से जानते हैं, और ये प्रॉपर्टी टोटीपोटेंसी कहलाती है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। जितने भी परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं। थोड़ा सा आज आपको नोट्स थोड़े जल्दी जल्दी बनाने होंगे। ठीक है, नहीं श्याम, थोड़ा सा वेट करेंगे शाम तो अच्छा रहेगा। मैं शॉर्ट में आंसर नहीं देना चाह रहा। ऑल परमानेंट, ठीक है, नोट करिए। गेस सानिया, बिल्कुल। ऑल परमानेंट टिश्यूज कैन बी formed, good evening, from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी हर परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। जैसे कि हर सांस कभी बहू थी, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। आपने देखा होगा 10:30 से 11 बजे आता था स्टार प्लस पे, मैंने पूरा बचपन वो देखा है। 10 से 10:30 कहानी घर घर की, 10:30 से 11 जो है, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। तो उसी तरीके जैसे कि वहां पर एक क्योंकि सांस कभी बहू थी, उसी तरीके यहाँ पर हर परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ करता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, हर परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहा होगा। चलो, मूड आपका फ्रेश हो गया, अच्छी बात है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंक्रीज हाइट, ये पाए जाते हैं टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। इमेजिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेटरल इंक्रीजेस या इंक्रीज विड्थ, या फिर गर्थ यानी मोटाई। बिलो बार्क यानी तने वाले इलाके में पाई जाती है। इंटर कैलोरी इंक्रीज ब्रांचिंग, इंटर नोड्स ऑफ स्टेम।
जैसे एक टहनी यहाँ से जा रही है और ये यहाँ निकला, यहाँ पे है, ऐसे ये भी है, इस तरीके फैला हुआ है ये सब। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मेन इन इलाकों में पाए जाते हैं। गर्थ का मतलब मोटाई। अभी आपको फोटोज भी दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। देखिए जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हाइपोथेटिकली हम एक प्लांट है, तो हमारी हाइट बढ़ती है तो वो बढ़ती है एपिकल से। हम मोटे हो जाते हैं तो वो लेटरल से। ब्रांचिंग हम में होती नहीं, बट फिर भी इमेजिन कर लो हमारे हाथ 1 से 2 से 4 से 8 बन गए हैं, तो वो अगर ऐसा होता तो इंटर कैलोरी से होता। नोट कर लिया जी, तो मैं चलूँ आगे। बिलो बार्क, तना। तो फोटोज भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जरा। ये फोटोज जो है अगर आप फाइल से पढ़ते हैं तो मैं फाइल के बिल्कुल एंड में रखूंगा, जिससे कि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर रहें। और अगर आप इन फोटोज को रेफर करना चाहें तो आप एंड में कर सकते हैं, या अगर आप इन फोटोज को देखकर बस छोड़ देंगे तो भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि जो नोट्स आपके बनवाए जा रहे हैं वो अपने आप में 100% सफिशियंट है। तो अलग से फोटोज से कुछ नहीं भी आप उतारेंगे तो चल जाएगा। मनीष अभी आपको समझाता हूँ, रुकिए। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं एनसीईआरटी से सारे डायग्राम लेके आया हूँ, एक आध डायग्राम को छोड़ के। अगर एक आप पेड़ को इमेजिन करते हैं तो ये एपिकल मेरिस्टेम जो है मेनली आपको चोटियों पे देखने को मिलता है, क्योंकि हाइट वहां से बढ़ती है। लेटरल मेरिस्टेम आपको ऐसे इलाकों में देखने को मिलता है जहां पर मोटाई बढ़ती है। और जो ये वाले इलाके हैं जहां से अचानक कुछ निकल आता है, अचानक कुछ निकल आता है, यहाँ पर आपको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। क्या आपको बात समझ आई? बस इसी को मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया है। ये कुछ नहीं है, पेड़ की एक डंडी है, उसमें से और डंडियां निकलती जा रही हैं, इतनी सी बात है बस। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन ऐसी दे रहा हूँ कि फोटो नहीं भी दिखेंगे तो चल जाएगा। ग्रो करने के लिए प्रो, देखिए जो नेचर है उसने एक जीवित वस्तु को इसलिए बनाया है जिससे कि वो जी सके। हर एक जीव, चाहे वो बोल सकता हो, ना बोल सकता हो, चल सकता हो, ना चल सकता हो, वो जीने की कोशिश करता है। कभी आप एक पेड़ को देखिए, पेड़ धूप की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, यानी अगर मान लेते हैं धूप इधर से आ रही है तो एपिकल मेरिस्टेम इधर की तरफ ज्यादा ग्रो करता है। सनफ्लावर उसका क्लासिक एग्जांपल रहता है ना। तो इसी तरीके नेचर ने हमें बनाया है, तभी तो हजारों सालों से ये दुनिया चल रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। खैर आई होप यहाँ तक की बात आप पूरे तरीके समझ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा क्या है कि एक टिश्यू है जो ग्रो कर जाएगा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आप समझ गए कि अभी ये सीधा था, धूप इधर से निकली तो हल्का इधर की तरफ मुड़ गया। फूड चाहिए, वाटर चाहिए, और भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए टिश्यू में जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकता है। वो नहीं होगी तो दिक्कत होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम एक ही बात है। पूरा नाम ना बोले इसकी वजह से छोटा नाम लिया जाता है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिल्कुल अभी अभी आए हैं तो थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं, बाकी आप बना सकते हैं मनप्रीत, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इस क्लास का बचा पोर्शन और आज सुबह वाली क्लास पूरी कर लेना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम एक बात है। क्या हमें थिन सेल वॉल चाहिए होगी? अरे भाई थिन होगी तभी तो मुड़ पाएगा वो, सोच के देखो। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, बिकॉज पेपर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू, ये वो करके देता है ना वो लाइनों वाले सवाल, तो ये डेटा वहां पे काम आएगा। दूसरे तरीके, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब बहुत प्रॉपर डिजाइन, यानी नो इंटर सेल्यूलर स्पेस, फ्यू और नो वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करता है, चीजों को स्टोर करता है अपने अंदर, यानी ये ठोस बनाता है चीजों को। अपने को ठोस तो बनना नहीं है, अपने को लचीला बनना है, तो इसकी वजह से वैक्यूल थोड़े बहुत छोटे छोटे हो या फिर ना हो चल जाएगा। सेल मेनली कंटेन्स साइटोप्लाज्म प्लस सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। मेरिस्टेम इज इक्वल टू ग्रोथ टिश्यू, क्योंकि ये पेड़ को ग्रो करने में मदद करते हैं।
आप ना चीज़ों को समझोगे तो पेपर में आराम रहेगा। एक छोटा सा पौधा है जिसे ग्रो करना है, तो उसकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी नाजुक होनी चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। वैक्यूल दीवारें हम आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, इस अभी के लिए बस आप नोट कर लो, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वैक्यूल क्या करता है, चीज़ों को स्टोर करता है अपने अंदर, यानी एक थैला मान लो जो सेल के अंदर होता है, जो चीज़ों को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। अगर वो बहुत बड़ा थैला होगा तो मूव करने में दिक्कत होगी, इसकी वजह से या तो वो ना हो या छोटे-छोटे थैले हों, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। साइटोप्लाज्म और एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस होगा और ग्रोथ टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना होगा आप लोगों को, वैसे मैं समय काफी दे रहा हूँ लिखने का, स्टिल थोड़ी स्पीड बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 5वें नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या ग्रोथ में मदद करता है प्लांट की? नीतीश, इसी वजह से उसका निकनेम है ग्रोथ टिश्यू, बस इतना सा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लार्ज न्यूक्लियस कैसे हेल्प करेगा। देखिए, लार्ज न्यूक्लियस का यहाँ पर ऐसा जो ग्रोथ में हेल्प करने से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक छोटा सा फैक्ट लिखवाया गया, कुछ सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और बाकी सब जगह साइटोप्लाज्म भरा पड़ा होता है। वैक्यूल वगैरह हो भी सकता है छोटा छोटा, जैसे कि एनिमल सेल में होता है, या फिर नहीं भी हो सकता। पहले नंबर पे पढ़ा रहा हूँ एपिकल मेरिस्टेम। अब थोड़ा समझ के देखना, इसमें एपिकल मेरिस्टेम की जो लोकेशन है वो हो सकती है रूट में और स्टेम में। इसे बोलेंगे रूट एपेक्स, इसे बोलेंगे शूट एपेक्स, और इट इंक्रीजेस हाइट। हम कहते हैं इट रिजल्ट्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये पेपर ने पूछा है एक बार, प्राइमरी ग्रोथ। देखो, कोई भी पेड़ पौधा बड़ा होता है तो हम उसे ऊंचाई से देखते हैं कि बड़ा है या छोटा है। जो देखो, शूट और रूट सिर्फ लोकेशन की वजह से कहा गया है। ऐसी चीज जो आपको देखने को मिले जड़ों में वो रूट है, स्टेम में जैसे कि अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया था, यहाँ पर कुछ होगा तो वो शूट एपेक्स हो गया। ठीक है, ये शूट हो गया और ऐसे कहीं नीचे तो रूट हो गया। प्राइमरी ग्रोथ क्यों? बिकॉज हम हर चीज को हाइट के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम यही तो कहते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, देखो इसकी हाइट। ये बड़ा हम ऐसे थोड़ी देखते हैं कि बिल्कुल जो है तगड़ा हो गया, हेल्दी हो गया है, सो कॉल्ड हेल्दी हो गया है। अरे तुम तो बड़े हेल्दी हो गए हो, नहीं देखते ना उस रिस्पेक्ट में। प्राइमरी ग्रोथ हमारे हिसाब से, चाहे वो इंसानों की हो या फिर वो पेड़ों की हो, वो होती है उसकी हाइट के हिसाब से। ठीक है, आगे चले। दूसरे नंबर पे है लेटरल मेरिस्टेम। इंक्रीज, ये इंक्रीजेस गर्थ या गिर्थ, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। ये अपनी भी जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे ही कुछ है। अब इसकी लोकेशन beneath the bark called cork cambium or in vascular tissues of stem। beneath का मतलब नीचे, गर्थ का मतलब मोटाई, एंड रूट ये कहलाता है वास्कुलर केम्बियम। तो क्या आप एक बात समझ पाए कि ये जो चीज है इसी को मैं केम्बियम भी कह सकता हूं। केम्बियम एक ऐसा इलाका हो गया जहां से चीजों की मोटाई बढ़ती है। केम्बियम मैं लिख भी देता हूं, केम्बियम रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। रिंग्स कह सकते हैं मयंक, एक्चुअली वो तो हर साल एक एक रिंग बढ़ती चलती है, बट हाँ अल्टीमेटली लेटरल मेरिस्टेम से जुड़ा है। सपना टेक्निकली बायोलॉजी के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। जो पेड़ का मेन एक मोटा तना बनाते हैं जिस पे छाल चढ़ी होती है वो बार्क कहलाता है। उसमें से जो निकली हुई है वो स्टेम्स यानी टहनियाँ कहलाती है। बार्क मोटा होता है,
टहनियाँ कंपैरेटिवली थोड़ी पतली होती है। ये कॉर्क क्या है आपको आगे चल के समझाऊँगा। अभी के लिए कॉर्क एक लकड़ी का पीस आप मान सकते हो, जो कि शटलकॉक के बेस पे या शैंपेन की बोतल के ऊपर लगा होता है। वही वाला कॉर्क है जो आपने जीवन में कभी सुना होगा। लाइट वेट होता है और इंसुलेटर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है? पहले जो पढ़ाया था वो बेसिक लेवल था, अब थोड़ा-सा मैं लेवल को बढ़ा रहा हूँ। कैम्बियम इज़ लेटरल मेरिस्टेम ऑफिशियल। कैम्बियम एक ऐसा इलाका होता है जहाँ से मोटाई बढ़ती है पेड़ की, तो वो अगर बार्क यानी तने वाले हिस्से में है, तो वो कॉर्क कैम्बियम कहलाता है। अगर वो स्टेम रूट के वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम के पास है, तो वास्कुलर कैम्बियम कहलाता है। चलिए आगे। अब है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंक्रीजेस ब्रांचिंग, सीधी बात, नो बकवास। ये जो अभी एक बच्चे ने लिखा था कि ब्रांचिंग समझ गए ना, बार-बार सेम डायग्राम बना के क्या ही करना है। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब मैं इस समय खाली हूँ, तो मैं इसी बात पे डाउट सेक्शन बंद कर देता हूँ। रुपेश, आप ये कहना चाह रहे हैं इससे और ज़्यादा डिटेल आप चाह रहे हैं? नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी। मुझे बताइए कोई ऐसा सवाल जो यहाँ से आया हो और इससे भी ज़्यादा डिटेल में। मैं सच में जानना चाहूँगा ऑन अ पॉजिटिव नोट, और अगर कुछ ऐसा आया होगा तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। नहीं, क्यूरियोसिटी जो है सॉर्ट करने का ये जगह नहीं है। ये जगह सिर्फ पेपर में सिलेक्शन कराने का। अच्छी बात है, यू आर क्यूरियस, बट नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट। बार्क का मतलब तना है सिंपल भाषा में, ठीक है। अच्छी बात है आप क्यूरियस हैं, बट वो आपको सेल्फ ही थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा और पढ़ के। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू। क्या आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ आ गया? मैं एक काम करूँ, इन दोनों स्लाइडों को यहाँ पे खा जाऊँ, यानी फाइल में। अब मैं ये क्या करता हूँ, इन दोनों स्लाइड्स को ले लेता हूँ और यहाँ पर इससे अगली स्लाइड पे मैं ऐड कर देता हूँ डेटा। समझ गए? यानी अब डेटा लिखूंगा, उसके बाद आपको परमानेंट टिश्यू की स्लाइड दिख जाएगी। ठीक है, चलो, तो उससे आपके नोट्स और अच्छे बन जाएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ ये बात रुपेश, एंड आई टोटली एग्री, बट क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ से एक या दो ही सवाल आने हैं, तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं खाया जा सकता। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, सिंपल। अभी सिंपल क्यों है? सिंपल क्या होता है? सिंपल का मतलब हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि दाल, उबली हुई दाल, दाल ही है बस, उसमें संतरी वाली डाल दो, पीली वाली डाल दो, पीली वाली बनती है, संतरी पता ही नहीं लगा तक गई का। और अगर वो संतरी ने पीला ही बनना था तो संतरी डाली क्यों? ये रहस्य है। यहाँ पर भी एक ही तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अब सिंपल के अंदर मैंने आपको बताया तीन चीजें होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और दूसरे नंबर पे है, अरे जी बाबूजी हमें पता है, हमें पता है, हम भी खाते हैं दाल, इंसान मजाक भी नहीं कर सकता। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जाइलम और फ्लोएम। इसके अंदर होते हैं हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप बातों को मेरी? अब मैं आपको परमानेंट टिश्यू का थोड़ा डेटा पढ़ाऊंगा। चलो देखो दोस्तों, परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। ये सारी फोटोज ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी की हैं। कैसे कैसे मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, पैरेन्काइमा बताऊंगा, कोलेनकाइमा बताऊंगा, स्क्लेरेनकाइमा बताऊंगा, ये सब चीजें बताऊंगा। और उसके बाद हमें स्टोमेटा वाला पोर्शन थोड़ा सा समझेंगे, जाइलम फ्लोएम समझेंगे, और उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज की बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, आ जाते हैं उसी स्लाइड पे अपनी प्यारी वाली। ठीक है जी, चलो
चलते हैं अब आगे दोस्तों। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा पैरेन्काइमा। अगर एक ही बात ध्यान रखनी है इसके बारे में, तो पैरेन्काइमा वो है जहां पर खाने योग्य चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा वो जगह है जहां पर खाने योग्य चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, आप अगर एरेन्काइमा लिख रहे हैं तो आंसर इसका यस है। ऑफिशियली हर बार पढ़ाता हूं, इस बार भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय को समय दें। पैरेन्काइमा जो है ये होता है लिविंग टिश्यू, और इसके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं आइसो डायामेट्रिक, बोले तो राउंड। सिंपल भाषा में आइसो डायमेट्रिक का मतलब है जो हर तरफ इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं, इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स। समझ पा रहे हैं, एक सेल है वो हर तरफ फैलता है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें चीजें स्टोर होती हैं तो इसकी क्या क्या खास बात है। थिन सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियस, क्योंकि स्टोर होना है ना, सोच के देखो तो आपके हिसाब से इसका वैक्यूल कैसा होगा। मैं जानना चाहता हूँ आप अपना दिमाग कैसा चलाते हैं। शायद तिवारी जी ने उस समय कहा था वैक्यूल क्या होता है, तो आप भी गेस करो कि वैक्यूल इस उसमें स्टोर होता है तो लार्ज होगा छोटा होगा? जी लार्ज होगा। ठीक है, और होगा अबंडेंट, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ज्यादा पाया जाता है। इंटरसेल्युलर स्पेस, कुछ डायग्राम भी बनाऊंगा। और इसका काम है, फंक्शन अगर आपसे कोई पूछता है, ये है टू स्टोर फूड। इसकी लोकेशन हर जगह, जहां जहां पर प्लांट सॉफ्ट है वहां पर शायद यही है जिसकी वजह से वो सॉफ्ट है। लीव्स में हो सकता है, जी हाँ। रूट में हो सकता है, जी हाँ। स्टेम में हो सकता है, जी हाँ। फ्लावर में हो सकता है, अरे हाँ भैया हाँ। रूट में, अरे भाई साहब कितनी बार पूछोगे, हाँ हो सकता है। यानी इसकी लोकेशन जो है वो पूरे पेड़ में जनरली होती है, और जनरली सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्योंकि ये प्लांट टिश्यू है तो हर तरीके से इसके अंदर सेल वॉल होगी ही होगी। ये नहीं कि सेल थिन है तो नहीं होगी, क्योंकि प्लांट है तो सेल वॉल होनी तय। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बुक से पढ़ने में और किसी इंसान से पढ़ने में क्या फर्क है। ये जो है बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, मुद्दे की बात मिल जाती है। नॉट एक्चुअली ओडिपस नॉट एवरीवेयर, जनरली ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो मैं लिखना नहीं चाह रहा, आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज देयर आर सर्टेन पोर्शंस वेयर इट इज नॉट फाउंड। अब ये देखो, ये जो शब्द है जबरदस्ती का शब्द है, कोई शब्द में जान नहीं है, लेकिन मैं राउंड लिख दूंगा तो वो भी सही है, लेकिन पेपर अगर ये लिख देगा तो फंस जाएंगे। हम कहेंगे आइसो डायामेट्रिक, पता नहीं क्या है। इट इज सिंपली राउंड। जैसे रोटी का पेड़ा होता है, पेड़े को बेलते हैं तो रोटी हर तरफ से गोल होते हुए फैलती है, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, हर तरफ से बराबर फैलती है। वो एक तरीके से आइसो डायमेट्रिक होती है। लार्ज वैक्यूल इसलिए क्योंकि इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर चीजें स्टोर करनी है। आप सोचो, स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, इसी वजह से वो बड़ा वैक्यूल होता है। आगे चलते हैं। अब देखो पैरेन्काइमा का डायग्राम बना देता हूँ। एक्सपेंडेड एक्सप्लोडेड जैसा लग रहा है, उसको मैं सही कर देता हूँ। एक्सप्लोडेड तो नहीं लग रहा श्रेया, फिर भी कोई बात नहीं, आपकी बात काटेंगे नहीं। पैरेन्काइमा जो है इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। अब सोचो गोल गोल है तो स्पेस होना तो तय है ना भाई। इतने सारे सर्कल्स ये तो आप पढ़ भी चुके होंगे मेंसुरेशन वगैरह में, आप तो इसका एरिया निकाल के रख देंगे तो मेरे सामने, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। लो सर जी, ये लो 3/4, 5/9, 9/12, है ना। ये याद कर लो, वो याद कर लो। वहां पर जो है पेपर में ऐसा प्रेशर होता है, टाइपिंग के बाद वो मदर्स नेम पूछता है, उसमें भी हम मम्मी का ये वाला नाम लिखा है ना, नहीं वो दूसरे वाला तो नहीं लिखा। पेपर में उस लेवल का कंफ्यूजन होता है। नहीं, इट इज द रियलिटी, हमेशा होता है। ये सेव हुआ भी है ना, नहीं हुआ, पेपर का अलग जोन होता है एकदम। अब आपको क्या चीजें यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये जो रेड कलर से बनाई गई है, ये है सेल वॉल, और ये है बोले तो थिन, पतली है। ठीक है, इसके बाद क्या हर एक सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन होगी? एवरी सेल कंटेन्स अ सेल मेम्ब्रेन, कीप दिस इन माइंड।
भले ही मैं कहीं बनाऊं ना बनाऊं, हर जगह प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती ही होती है, सब जगह बना लेना। बहुत बढ़िया हिमांशु, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा न्यूक्लियस पाया जाता है। छोटा इसी वजह से जिससे वैक्यूल को जगह मिल पाए, क्योंकि बाकी पूरे में ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ ये वैक्यूल ही होता है। राउंड शेप है, बीच में स्पेसेस आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, ये स्पेसेस हैं। ठीक है जी, समझ पाए हैं आप? थिन मतलब पतला, ओडिपस, थिक मतलब मोटा। ये इसकी दीवार पतली है। न्यूक्लियस डॉट जैसा है, छोटा सा है, पर्पल कलर का जो मैंने बनाया है। ठीक है जी, चलें आगे। न्यूक्लियस सब में है, सब कुछ सब में है, बस समय की कमी की वजह से मैंने ऐसा बनाया है। मेहनाज क्योंकि राउंड है, सोच के देखो बहुत सारी बॉल्स कहीं पे रखी हैं तो मजबूरन बीच में स्पेस उसके आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कुछ और डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफ द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट, याद है ना क्लोरोप्लास्ट? अभी मैंने आपको बताया भी पैरेन्काइमा तो लीफ में भी पाया जाता है। अब लीफ में तो क्लोरोफिल भी होता है। वो क्लोरोफिल जो होता है वो एक पैकेट में पाया जाता है, जिस पैकेट को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं सेल वाले चैप्टर में। अगर ये पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये खाना बनाएगा, है ना। तो इस वाले को, इस पैरेन्काइमा को बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा। पेपर ऐसे पूछेगा क्लोरेन्काइमा इज अ क्या, ऑप्शन देगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नहीं, कॉलेन्काइमा अलग है, क्लोरेन्काइमा अलग चीज है। ये क्लोरोफिल वाला पैरेन्काइमा है। ये है बोले तो ग्रीन पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये करता है फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अगर किसी पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट वो थैला होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल रखा होता है, जिसका इस्तेमाल करके जो सेल है वो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोलेंगे कि तू क्लोरेन्काइमा है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब कई सारे आपने ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे देखे होंगे जो पानी के ऊपर तैरते हैं, दूर क्यों जाते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क अपना मणिपुर वाला, भाई वो पूरा का पूरा क्या है, पानी के ऊपर है। या लोटस को इमेजिन करो, लोटस पानी के ऊपर है। कई सारे और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो पानी के ऊपर होता है। वो कैसे ऊपर होता है? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे एयर के पैकेट्स कैद होते हैं। पता है ना आपको, ये जो आपका कभी आप स्विमिंग वगैरह करने गए तो लाइफ जैकेट पहनाई जाती है। लाइफ जैकेट के साथ कोई क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है, देसी सा अपना है ना वो, अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से। तो यहाँ पर भी कुछ वही कॉन्सेप्ट है कि छोटे छोटे जो ये टिश्यू हैं इनके अंदर एयर कैविटीज होंगी, यानी एयर पैकेट्स बन जाएंगे जिसके चक्कर में वो प्लांट डूबेगा नहीं। इन एक्वेटिक प्लांट्स, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ये पेपर में मैं कई बार पूछता हूँ स्पेशल क्लास में। लार्ज एयर कैविटी, कैविटी का मतलब कुछ नहीं होता, खोखलापन होता है बस। ठीक है, कलर से तो वैसे कोई कनेक्शन नहीं ऑफिशियल इसका, इन जनरल समझा रहा हूँ बस। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट टू लेट द प्लांट फ्लोट। इन these cases parenchyma is equal to एरेनकाइमा। अरे बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं। एरेनकाइमा ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर फंसी हो, यानी ये जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ये तो था आम जिंदगी वाला, लेकिन अगर इसी को मैं रीअरेंज कर दूं दूसरे तरीके, इसी पैरेन्काइमा को मैं इस तरीके फिट कर दूं, समझ ही गए हैं अब तो आप क्या पैटर्न में बनाने वाला हूं आपके लिए। तो इससे क्या होगा कि ये कम पैरेन्काइमा ज्यादा स्पेस ले लेगा और ये तैरने लगेगा।
आगे चलें दोस्तों। अब आप एक बार इसके डायग्राम्स को भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये बाद में देखेंगे फुर्सत में। आप ये देखिए, ये है इसका डायग्राम जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। ठीक है, किताब के लेवल पे ये डेटा मिलता है, बाकी डेटा आपके लिए अलग से ऐड करा जाता है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा फर्क आप समझ पा रहे हैं। एक्चुअली सोर्स हर चीज़ का किताब है, बट कुछ चीज़ें ह्यूमन टच से भी आती हैं। स्लाइड आपको दिखा दूंगा, पहले आप इसे समझे। ये हर एक सेल है और ये बीच में आपको स्पेसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। अब ये तो ऊपर से फोटो खींची गई है, अगर कोई साइड से फोटो देखेगा तो वो ऐसी दिखेगी। भाई ये ऊपर से फोटो है, ये साइड से फोटो है, यानी कोई इधर कैमरामैन खड़े होकर फोटो खींच रहा है तो उसे तो ऐसा कुछ व्यू दिखेगा। इसके अंदर देखेंगे तो बड़ा वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा है ना। छोटा सा न्यूक्लियस बेचारा कोने में करीब सा पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, और बाकी जो है साइटोप्लाज्म, ग्रीन वाला साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपको बात समझ में आई मेरी? चलिए इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉलिनकाइमा पढ़ाऊंगा, फिर स्क्लेरेनकाइमा पढ़ाऊंगा, फिर जाइलम पढ़ाऊंगा, फिर फ्लोएम पढ़ाऊंगा। चलो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉलिनकाइमा। एक लाइन में बोलूं तो ये आपस में चिपके हुए हैं, जिससे कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और चीजें सही से चलती रहे। एक ग्रीक शब्द है कोला, जिसका मतलब होता है ग्लू। ये ग्रीक शब्द है, यानी जैसे आपने उसमें देखा था बीच में स्पेसेस थे, वैसे स्पेसेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप आप पॉइंट को समझ ही गए हैं। आप समझदार तो हैं इतने ज्यादा कि कोई तोड़ नहीं है आपका। इस तरीके के हैं कुछ, और बीच में आपको ये तो सेल वॉल बनी है, और बीच में आपको यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे गोले देखने को मिल रहे हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। यानी पहली बात, क्या ये लिविंग है? जी, ये पेपर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग। लिविंग है, और काफी हद तक सिमिलर है पैरेन्काइमा से। ठीक है, बट एक्सेस cellulose at the corner of the cells, no intercellular spaces या space। सेल्यूलोस आप मान सकते हैं एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। जी हाँ, ये डायग्राम कायदे से आप लोगों को बना लेने चाहिए, इससे आपको रिवीजन के समय काफ़ी मदद होगी। और इफ पॉसिबल हमेशा कम से कम 2 कलर के पेन लेके बैठें, उससे आपके नोट्स थोड़े और अच्छे बनते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं भी चलेगा, 2 होने चाहिए। चले जी आगे। अब इसकी लोकेशन, मिडरिब, आप साथ साथ लिखा करो थोड़ा सा। मिडरिब प्लस एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट लीव्स। कॉलेनकाइमा, ये डाइकोट मिडरिब एपिडर्मिस समझाता हूँ अभी, इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। देखो, एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, समझ पा रहे हैं? एपिडर्मिस का मतलब है सबसे ऊपर वाली लेयर। मिडरिब का मतलब आपको पता ही है, जो एक पत्ता होता है, ये उसकी मिडरिब होती है। जो बीच वाली मोटी वाली लाइन है, इसकी मिडरिब है। ठीक है, एपिडर्मिस का मतलब ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये एपिडर्मिस होती है। जैसे हमारे शरीर पे एक लेयर चढ़ी होती है, ऐसे प्लांट्स के शरीर पे भी एक लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस बोला जाता है। ठीक है, डर्मा का मतलब स्किन, उससे एसोसिएटेड है। ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या है, ये एक चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा किंगडम क्लासिफिकेशन में। अभी के लिए बस आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका फंक्शन क्या है कॉलेनकाइमा का? डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। फंक्शन, ओके,
function of collenchyma provides mechanical support and elasticity to the plant. बस helps in bending of leaves, stems, etc. समझ पा रहे हैं ना? पत्ते को इमेजिन कीजिए, पत्ते को आप देख पा रहे हैं, उसमें हल्का लचीलापन है, वो होगा कोलेनकाइमा की वजह से। लेकिन अगर आप उस पत्ते को खा के कहें हो मजा आ गया, पान खाते हैं ना, तो आप कहेंगे ये पैरेनकाइमा की वजह से आया होगा। ठीक है जी। कोलेनकाइमा का जो काम है वो बेसिकली है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना किसी चीज को। स्टेम, लीव्स, स्टेम्स एटसेट्रा। ये इसका डायग्राम आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। जो वॉल है यहाँ पर कॉर्नर पे आप देखेंगे सेल्यूलोस इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ से थिक हो गया है। अब इसका साइड व्यू आप देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जी इनके ही तीसरे भाई की तरफ, वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा अलग है बाकियों से। बेंडिंग मीन्स मुड़ना, ये आसानी से मुड़ सकता है। जैसे पत्ते को आप हल्का सा मोड़ोगे मुड़ जाएगा, या आपने आंधी तूफान में देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे हैं जो काफी ज्यादा मुड़ जाते हैं फिर भी टूटते नहीं है, तो उनका कोलेनकाइमा जो है उनमें अच्छा है। अब है स्क्लेरेनकाइमा, एच लगा भी देते हैं नहीं भी लगाते एक ही बात है, स्क्लेरेनकाइमा। देखो स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड। कितना हार्ड? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और मुद्दे की बात बोलूं तो हस्क ऑफ कोकोनट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नारियल के ऊपर जो उसकी जटाएं होती है या उसकी जो कवरिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। ठीक है जी। ये डेड सेल्स से बना होता है। तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये नहीं पाया जाता। आप सोच के देखो, अनारकली को दीवार में चिनवा दिया गया था, तो क्या वहां पे अनारकली बचेगी? नहीं बचेगी। वहां पे तो लेट अनारकली बचेगी ना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन खाना पानी कुछ जा ही नहीं सकता। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो भी जीवित चीज चल रही है सेल के अंदर, अब जब वहां पर सेल्स खत्म हो गए हैं तो वो भी खत्म है। स्क्लेरस का मतलब हार्ड होता है। ठीक है जी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अनारकली एग्जैक्टली दिशा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अनारकली बची ही नहीं। चलें आगे। अब और आगे चलते हैं दोस्तों। सेल वॉल इज वेरी थिक। क्यों नहीं बची? क्योंकि वो थी ही नहीं, ड्यू टू लिग्निन और नो इंटरसेल्युलर स्पेस। डिस्को कौन गया था? ये रास्ता उन्हीं के साथ चला गया जो डिस्को गया था। लिग्निन क्या होता है अभी आपको समझाता हूं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। चलो अब फोकस करिए। ठीक है स्प्रूस, देखिए स्क्लेरेनकाइमा क्या है। आप सोच के देखिए कि एक ऐसा सेल है जिसके चारों तरफ एक ऐसी कोटिंग बना दी गई है जिससे हवा पास नहीं हो सकती। तो क्या कुछ समय के बाद वो सेल डेड हो जाएगा? खत्म। यानी सेल के अंदर कुछ भी काम का नहीं बचेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेल है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। नोटिस करो, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ सीमेंट की दीवार बना दी गई है। लिग्निन को आप कंपेयर कर सकते हैं सीमेंट से। ये बहुत हार्ड कर देगा, उसे मूव नहीं करने देगा और अंदर बाहर चीजें भी नहीं जाने देगा।
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल वाले चैप्टर में। अभी के लिए मान लीजिए जो भी सेल के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म है। यानी अगर आप सेल को देखते हैं तो उसके अंदर जो भी आपको सामान दिखता है ये पूरा सामान मिला के प्रोटोप्लाज्म होगा। ये पूरा सामान मिला के यहाँ पर भी प्रोटोप्लाज्म होगा। आई होप आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझ पा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। आई होप आप पॉइंट को पूरे तरीके से समझ पाए हैं। कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। लिग्निन एक तरीके का सीमेंट होता है जो कि सेल को इम्परमिएबल कर देता है, मेक्स सेल इम्परमिएबल। सेल्स इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब आप समझते हैं ना, एक होता है परमिएबल यानी आर पार चीजें जा सकती हैं, एक सेमी परमिएबल यानी जो चीजें जाना चाहिए वो जाती है, जो चीजें नहीं जानी चाहिए वो नहीं जाती। इम्परमिएबल मतलब कुछ भी अंदर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अभी और देता हूँ। आप जो है पिस्ता खाया है उसकी कवर, वॉलनट अखरोट खाए हैं उसका कवर, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा ठोस कवरिंग वो स्क्लेरन कायमा की ही बनी होगी। हाँ, बादाम का कवर, सारे के सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? और कच्चे बादाम की बात नहीं हो रही है, ये दूसरे वाले की बात हो रही है, ब्राउन वाले की। सेल्स ऑफ स्क्लेरन कायमा। देखिए जीवन यहाँ तक तो आपका आसानी है, अब जाके थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। सेल्स ऑफ स्क्लेरन कायमा, ये पोर्शन थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। याद रखना, पहला है फाइबर और दूसरा है स्क्लेरॉइड्स। स्क्लेरॉइड्स। अगर मैं फाइबर की बात करूं तो कोकोनट के ऊपर की जटा को इमेजिन कीजिए आप। वो जटा जो है पतली पतली लंबी लंबी रेशेदार जैसी होती है, यानी ये एक तरीके का स्क्लेरन कायमा है जो कि लॉन्ग नैरो होगा। समझ पा रहे हैं? और इसकी होंगी थिक लिग्निफाइड वॉल्स। और ये इसकी जो लेंथ है वो हो सकता है 1 mm हो या फिर हो सकता है 60 सेंटीमीटर हो। यानी ये बहुत लंबे लंबे रेशे भी जो है हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो स्क्लेरॉइड्स है, ये भी यहीं पे बता देता हूँ, आप उसके नीचे भी नोट कर सकते हैं। ये जो है इरेगुलर शेप के होंगे, इरेगुलर शेप, ओवल स्फेरिकल कैसे भी हो सकते हैं, और ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स या फिर ग्रिट सेल्स। GRIT नाम है बस। चले जी आगे। क्लास 12 बजे खत्म होगी, कंटेंट वाइज ये क्लास 11:15 बजे तक चलेगी। आई होप आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके हैं। ये इसका डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और चटपट चीज़ों को समझते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए आप। एग्जाम्पल्स ऑफ, यस प्रिंस, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। स्क्लेरन कायमा, हस्क ऑफ कोकोनट, स्टेम्स। आपने देखा होगा स्टेम या बार्क वगैरह के ऊपर जो है मोटी सी कवरिंग चढ़ी होती है, जैसे दालचीनी वगैरह आप देखते हैं, या फिर आप किसी पेड़ को देखोगे तो उसकी जो आउटर कवरिंग है बड़ी हार्ड सी कवरिंग होती है वो। या फिर
एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है? देखिए, जब सभी के पार्ट पे एक साथ डाउन हो जाता है तो इसका मतलब मेरे पार्ट पे इशू है, तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं होती है। ऐसा हू हल्ला करने का कोई ऐसा फायदा होगा नहीं। तो अगर सभी के पार्ट पे दिक्कत है तो इसका मतलब मेरे पार्ट पे दिक्कत है, और जब सभी के पार्ट पे दिक्कत है तो क्लास चल नहीं रही है, तो फिर रिलैक्स कीजिए, ठीक है? दिशा जी गैस कर रहे हैं इन्वर्टर डाउन हो गया। अच्छा, अब तो मैं जादू को बैठा के बैठा हूँ अपने पास, और जादू प्रो मैक्स आ चुका है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मुझे प्रदान कर रहा है। ये बच्चे भी जो है ना, बड़े ही मासूम है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा की थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे मैं पूरा लिख चुका था, बट पता नहीं क्यों आपको डेटा दिखा नहीं। हस्क ऑफ कोकोनट, यहीं तक आवाज गई थी या वो नट्स वाली बात जा चुकी है? चलो लिख ही देता हूँ। स्टेम बार्क हो गया। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो है वो है हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। ठीक है, समझ गए आप बात? इसमें मैंने एक साथ नट सीड्स लिख के आपको एक ही लाइन में समझा दिया, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो एक सख्त सी कोटिंग, चाहे वो पिस्ता के ऊपर है, बादाम के ऊपर है, आप वो सब की सब इसके अंदर फिट कर सकते हैं। अब एनिमल टिश्यू पे जाने से पहले या जाइलम फ्लोएम पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ जी आगे। सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज। एक्चुअली देखिए, सारे टिश्यू इन सब कैटेगरीज के अंदर फिट हो सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, फिर भी कुछ अलग कैटेगरी ऑफ टिश्यूज बनाए गए हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। जैसे कि ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एपिडर्मिस, जैसा भी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था। तो पता होना चाहिए ना व्हाट इज दिस एपिडर्मिस, की अगर इससे सवाल आ गया तो लगेगा यार ये तो पता होना चाहिए था। तो एपी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अपॉन यानी ऊपर, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स बॉडी। जब आप किसी पेड़ को छूते हैं तो आप एक्चुअली एपिडर्मिस को छू रहे होते हैं, है ना? समझ पा रहे हैं? एंड इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल। इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल। अभी क्यूटिकल क्या है? वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है इसे क्यूटिन बोलते हैं, ठीक है? और एक क्यूटिन इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये जो लेयर है ये जिस चीज से बनी है वो क्यूटिन है, ठीक है? वो क्यूटिन जो मटेरियल है उससे जो लेयर बनती है उसे क्यूटिकल कहते हैं, और वो एपिडर्मिस के ऊपर चढ़ा होता है और वो एपिडर्मिस ही बनाता है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, हम तो खुद लोशन लगा लेते हैं ऑफिस जाने से पहले। प्लांट के साथ तो ऐसा नहीं है कि वो लोशन लगा रहा है या मस्कारा लगा रहा है, वो तो बस जैसा है बेचारा वैसा है। तो वो जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें से वो एक लिक्विड सीक्रेट करता है जो कि क्यूटिन नाम से जाना जाता है, जो एक लेयर बनाता है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बात को आप समझ पाए? इसका काम होता है प्लांट को बचा के रखना फंगस बैक्टीरिया वगैरह से, और पानी का लॉस थोड़ा सा कम करना। अगले पेज पे लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए, क्या रह गया? कोई बात नहीं, आप गौरव अगर आपको कोई पेज वेज छूट गया है तो आप उसकी जगह छोड़ के बाकी कंटिन्यू करिए, ठीक है जी? फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस। अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। मैं अगर आप ये चीज पूछ रहे हैं तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें मेरी क्लास में तकलीफ होती होगी, आई एग्री। बट मुझे पता है कि जिंदगी में आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी, जो आपके इंग्लिश के पेपर में भी काम आएगी और शायद आगे जाके करियर में भी काम आएगी, क्योंकि आपका पेपर आपसे मांगता है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एसएससी के सिलेबस में सबसे बड़ा पोर्शन इंग्लिश का है, अकेला इंग्लिश है जो मेंस में 45 क्वेश्चंस कैरी करता है। तो कोई वजह है, क्योंकि आपको वहां जाके मिली देखिए नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है।
आपका मेन काम वहाँ पर जाके यही है कि डॉक्यूमेंट्स बनाना, नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, फाइल्स पुटअप करना, है ना? ये सब काम आपके ज़्यादा है। आपको लगता है अभी कि आप जो है जाएँगे धुम्मा उठा देंगे, ऑब्वियसली इज़्ज़त वगैरह सब कुछ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसा थोड़ा यूट्यूब पे माहौल बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट वुड बी अ नॉर्मल लाइफ हैविंग अ गुड सैलरी एंड वर्क लाइफ बैलेंस वुड बी वेरी गुड। ऐसा नहीं होगा कि बस दिए उतर रहे हैं गाड़ी पे, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं यार लोग। पिछली सीट पे डीए बैठा है, मतलब क्या ही हो रहा है, सफ़ेद कपड़े वाली सीटें हैं। एसी को नहीं मिल रहा है आजकल, ये नए-नए जो आईआरएस लगते हैं उन्हें भी कभी-कभार 2-4 महीने लग जाते हैं ये सब मिलने में। खैर कोई बात नहीं, खुशी मिल रही है आपको, क्या जाता है। क्या आप यहाँ तक की सारी बात समझ पाए हैं? चलें आगे दोस्तों, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, आप सेशन में बने रहिए प्लीज़। चलो जी, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस मैंने आपको पढ़ा दिया है। दूसरे नंबर पे आता है कॉर्क। कॉर्क को इमेजिन तो आप कर पा रहे हैं, शटल कॉक का जो बेस होता है, आजकल तो अलग-अलग मटेरियल से बनने लगा है, बट इन जनरल ये शैंपेन के ऊपर का जो ढक्कन सा होता है लकड़ी के जैसा वो। इन शॉर्ट ये देखने में लकड़ी जैसा होगा, लेकिन हल्का होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसका इस्तेमाल एज़ अ इंसुलेटर भी जो है करा जाता है। ठीक है जी? कॉर्क जो है, ये डेड सेल्स से बना होता है। सोच के देखिए, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा है कहीं पे, डेड सेल ही होंगे वो, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो लिविंग सेल होंगे। और डेड सेल हैं तो इसकी वॉल्स भी थिक होंगी, थिक वॉल्स फिल्ड विद एक मटेरियल होता है सुबेरिन। दोस्तों मेरी गलती नहीं है, इन्होंने अलग-अलग नाम रख दिए हैं, क्या कर सकते हैं। यस सैंकफर्ड। कॉर्क इसलिए इस्तेमाल करा जाता है, वो हल्का-सा फ्लेक्सिबल होता है, तो अच्छे से अड़ जाता है उसके अंदर, लाइट होता है, वज़न में हल्का होता है और इंसुलेटर होता है। तो टेबल टेनिस के जो बैट्स होते हैं, उसका भी जो हैंडल होता है, वो भी कई बार जो है कॉर्क का बनाया जाता है। शटलकॉक का जो बेस है वो, या फिर शैंपेन के ऊपर जो आपने देखा होगा को चाबी सी टाइट करके उसके अंदर अड़ाते हैं और उसके बाद उसे खींचते हैं। ये यूट्यूब पे तो आता रहता होगा ये सब। सुबेरिन वो मटेरियल है जो कि जिससे जो कि इसकी वॉल्स के अंदर भरा हुआ होता है। यस श्याम, जनरली यस। Cork is light, acts as an insulator, or used in handles of table tennis bats, base of shuttlecocks, etc. चले जी आगे। मैं आपको समझाता हूँ श्रेया। देखिए, क्योंकि ये डेड सेल है, ये हल्का है और लकड़ी जैसा देखने में लगता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देगा। तो ये इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे जो कपड़े प्रेस करने वाली होती है उसमें वैसे तो माइका का इस्तेमाल होता है, बट इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई और जगह मान लेते हैं को बिजली का बोर्ड बनाना है, तो बिजली के बोर्ड में एज अ बेस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे दीवार के और बाकी चीज़ों के बीच का जो मटेरियल हो, एक इंसुलेटर हो, हल्का हो और आसानी से उसके अंदर कील जो है ठुक सके। इंसुलेटर का मतलब ये अपने अंदर से करंट को पार नहीं होने देता। तीसरे नंबर पे जो है वो है स्टोमेटा। ये भी एक तरीके का एपिडर्मिस ही होता है, टाइप ऑफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा इज एन ओपनिंग, स्टोमेटा इज एन ओपनिंग। समझ पा रहे हैं? स्टोमेटा अपने आप में कुछ नहीं है, ये वो होल है जिसके चारों तरफ गार्ड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? स्टोमेटा अपने आप में जो है एक होल है जिसके चारों तरफ आपको कुछ देखने को मिलता है। ये होल है जिसके चारों तरफ आपको यहाँ पर जो है गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं। ये आपको पत्ते के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ज़ूम करके देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़ूम करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर छोटे-छोटे ऐसे होल्स देखने को मिलेंगे।
उस हर होल को मैं कहूंगा स्टोमेटा, तो कहेगा हाँ जी बताइए, क्योंकि उसको स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, तो इसे मैं स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटल पोर भी कह सकता हूँ। अभी जो इसकी यहाँ पर दीवारें हैं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें गार्ड सेल बोला जाता है। स्टोमेटा इज बाउंड बाय या कवर्ड विद, कवर की जगह बाउंड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ गार्ड सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स, आर दी ओनली एपिडर्मल सेल्स that contain क्लोरोप्लास्ट। ये जो है गार्ड सेल है, ये पत्ते के ऊपर है, तो फोटोसिंथेसिस तो भाई करता ही होगा, फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्योंकि ये पत्ते के ऊपर तो एपिडर्मल सेल भी है, तो ये एक ऐसा सेल बन गया जो कि क्लोरोप्लास्ट वाला है, फोटोसिंथेसिस करता है और एपिडर्मल सेल है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? ये गार्ड सेल्स हैं ये, और बीच वाला जो है ये स्टोमेटा है। अब यूज क्या है इसका, स्टोमेटा का यूज ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन। बाउंड का मतलब इसे घेरा हुआ है। पोलो है नहीं मेरे पास, थी मैंने खा ली दोस्तों, वरना मैं आपको पोलो से दिखाता। आप इमेजिन करिए एक दो ऐसे सेल्स को इमेजिन कीजिए जो कि कवर करके एक होल के चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो दो कवर है वो गार्ड सेल हो गए, जो बीच का होल है वो स्टोमेटा हो गया। यूज ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन। ये क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज प्लांट्स या फिर लीव्स। यानी जब पत्ता अपने अंदर से पानी को जाने देता है तो वो जो है ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब पत्ता ऐसा क्यों करता है, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए जड़ें जो है अंदर की तरफ यहाँ पर हैं बहुत सारी, इसके ऊपर यहाँ पर जो है पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं एकदम खस्सी पत्ता बना देता हूँ, बहुत तगड़ा पत्ता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक ऐसा कोई पाइप सा निकल रहा है जो इससे कनेक्टेड है। अब पत्ता कह रहा है कि मैं यहाँ पर इस होल को खोल के पानी को उड़ा दूंगा। क्यों उड़ा दूंगा, जिससे कि फ्रेश पानी आ जाए। क्या पत्ते का दिमाग खराब हो चुका है? पानी उड़ा दूंगा जिससे पानी मिल जाए, उस पानी का क्या करेगा, उसे भी उड़ा दूंगा। क्यों उड़ा दूंगा, और पानी आ जाए, उसका क्या करेगा, उसे भी उड़ा दूंगा। तो भैया जमीन क्यों खाली कर रहे हो, क्योंकि यहां से सिर्फ H2O उड़ेगा, लेकिन यहां से आएगा H2O प्लस न्यूट्रिएंट्स। ये रीजन है एक्चुअल। समझ पा रहे हैं, जड़ों से जो है मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन एटसेट्रा दुनिया भर की बातें पत्तों तक पहुंच पाए, वो उसके लिए क्या करता है, पानी को उड़ा देता है, जिससे कि पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी आ जाए और वो जो है खाना बना सके। कह सकते हैं श्रेया, कह सकते हैं। ठीक है जी, ये बना लीजिएगा, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा डायग्राम अगर आप बना लेंगे, बिकॉज ये काफी क्लियरली समझाता है पर्पस ऑफ ट्रांसपायरेशन। यस, स्टोमेटा से रेस्पिरेशन भी करता है और ट्रांसपिरेशन भी करता है प्लांट। अगले पेज पे लिखूंगा। कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, मैं लिख देता हूं अगले पेज पे। स्टोमेटा का जो यूज है वो है ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन। प्लांट भी सांस लेते हैं, आपको पता होगा शायद, या मैं कह सकता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछला पेज नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है, छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस के केस में जो गैस इन आती है वो आती है CO2, और जो आउट निकलती है वो निकलती है ऑक्सीजन, और ये होता है ड्यूरिंग डे, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, इन आती है ऑक्सीजन और आउट निकलती है CO2।
लेकिन ऑब्वियसली पेड़ के केस में फोटोसिंथेसिस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल जो है ऑक्सीजन निकलती है और CO2 अंदर की तरफ जाती है। डे और नाइट ये दोनों में होता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन एक छोटा सा इशू हो गया। वो इशू क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ अगले पेज पे, आप इसे बना लीजिए पहले। फोटोसिंथेसिस दिन में ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं है आशा, पेपर में पहचानने में बेटा आपको आसानी रही इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। एक्चुअली मैंने बस रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन ही लिखना था, बट सोचा लिख देता हूँ, वो भी आसानी रहेगी। अब देखिए मसला क्या है, दिन में पेड़ के आसपास रहने में आपको नेट ऑक्सीजन मिलेगी, सोच के देखो। दिन में पेड़ के आसपास रहने में आपको नेट ऑक्सीजन मिलेगी, मजा आएगा पार्क में बैठने में, ओहो क्या जिंदगी बढ़िया, वर्क लाइफ बैलेंस, ओहो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन रात को अगर आप किसी वजह से पेड़ के पास सो गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं आ रही, CO2 आ रही है, और लेकिन हवा चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई, एक छोटा सा पेड़ है, हवा चल रही है, बथेरी ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन मान लो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आप सो गए, ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप इस पेड़ के नीचे सो गए और ये पेड़ जो है एकदम बहुत ही बड़ा पेड़ है, आप यहाँ पर जो है एकदम कुकड़ी बन के सो रहे हैं। ऐसे सोए पड़े, कोई चद्दर वद्दर भी नहीं दिया घर वालों ने, बस ऐसे ही सोए पड़े, ठीक है। ठंड हो रही है ना आजकल, मौसम बढ़िया। अब होगा क्या, सोचो दोस्तों, अगर ये पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ तो क्या ये एक तरीके का एनवेलप टाइप क्रिएट करेगा आपके चारों तरफ। ऑब्वियसली वो एनवेलप कोई सील्ड एनवेलप नहीं होगा, बट स्टिल एक कंसिडरेबल होगा। अब आप रात को सो रहे हैं, अब आपके क्या चारों तरफ यानी इस इलाके में ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाएगी, इस पूरे इलाके में, क्योंकि CO2 निकल रही है, आप भी CO2 और जो है पेड़ भी CO2, है ना। तो अब आपकी नींद खुल जाएगी, हो गया रे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ड्राइंग ठीक ठाक है, बट हाँ टाइम के हिसाब से मैं ठीक बना लेता हूँ, 4-5 सेकंड में, मतलब मुझे लगता है ठीक है, अच्छा है ये। तो अभी आदमी उठ जाएगा, ये कहेगा यार ये क्या बात हुई। अब क्या ये डरेगा, क्योंकि आसपास तो कोई है ही नहीं। अब इसने सुनी थी कहानियां भूत वाली बचपन में, तो इसका दिमाग को कैलकुलेशन बिठा के कहेगा मेरे आसपास कोई है। ये होता है पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा देखिए कुछ बुराई है अच्छाई है, ऑब्वियसली अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, यानी अगर भगवान है तो निगेटिव चीजें भी हैं, या तो दोनों नहीं है दोनों है, तो अपन उस तरफ नहीं जाते। वैसे भी रात का टाइम चल रहा है और कहीं आप जो है आपकी नींद जो है खराब हो जाए, है ना। तो मैं थोड़ा सिंपल तरीके आपको समझाता हूँ, आप समझ पा रहे हैं कि ये इंसान डरेगा। अब पेड़ कहेगा यार क्या आदमी है, चलो मैं तो पेड़ हूँ, ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो सारी क्लासेस लगाई है इसने अकेडमी प्लस पे, इसे ये भी नहीं पता कि मैं रेस्पिरेशन करता हूँ, सही है डरने दो इसे, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये इसलिए बताई है जिससे आपको रेस्पिरेशन वाला और फोटोसिंथेसिस वाला जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा दिमाग में रहे, ठीक है। क्या बात को आप समझ पाए दोस्तों? अगर आप समझ पाए हैं तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। यहाँ तक का पोर्शन मैंने आपको पूरा बता दिया है, और ये गार्ड सेल वाली बात भी आप शायद समझ गए होंगे क्या है। अब अगली चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। नहीं नहीं, डेथ वेथ कुछ नहीं होती, इतनी आसानी से मुक्ति कहाँ मिलती है, कुछ नहीं, डर जाएगा बंदा, उठ के बैठ जाएगा, जग लेके गया होगा, 2 घूंट पिएगा, सो जाएगा, और क्या है। अब इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो पढ़ाऊंगा आने वाली क्लास में, ठीक है जी। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? यहाँ पर मैं क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि 12:15 बज चुके हैं। अब मैं आपके जो डाउट्स हैं वो देख लेता हूँ, और उसके बाद अब जो बचा है इस पर्टिकुलर टिश्यू वाले चैप्टर में वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके बाद एनिमल टिश्यू, उसके बाद टिश्यू, एक काफी बड़ा चैप्टर आपका पैक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, थोड़ा सा हाई लेवल डेटा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ हंसी मजाक से या फिर बीच बीच में बातें करके आपके दिमाग तक डेटा को पहुंचाता रहूँ, जिससे कि पेपर में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगली क्लास आपको वहीं पे आपके प्लानर में दिख जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लासेस ऑलरेडी एडेड है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। सैटरडे संडे मेरी तरफ से पूरी छुट्टी है, आपकी भी मेरी भी, चाहे तो थोड़ा रिलैक्स करें, चाहे तो मॉक टेस्ट है, बाकी सब्जेक्ट्स का आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। वैसे आज मैं बहुत सारी फोटोज आपके लिए लेके आया था, बट देखिए सिंपली कंटेंट को भगाने से कुछ नहीं होता, अच्छे से पढ़ाएंगे, जब सही समय आएगा तो ये सब चीजें भी कवर करा लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।